हेलो स्टूडेंट, पॉलिटी की रिवीजन श्रृंखला में आपका स्वागत है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था को। जिसमें अभी तक हमने भारतीय संविधान की विशेषताएं, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, संविधान की उद्देशिका और नागरिकता के बारे में पढ़ा है। आज के मेजर टॉपिक रहेंगे मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं राज्य मौलिक अधिकार के बारे में। मौलिक अधिकार को पढ़ना शुरू करते हैं, जिसमें मौलिक अधिकार के बारे में भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो भारतीय संविधान के किस भाग में? भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक। अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा दी गई है और यह परिभाषा केवल भाग 3 के प्रयोजन हेतु संदर्भित है। इस परिभाषा के अनुसार राज्य में निम्नलिखित निकाय शामिल हैं, जिसमें पहला आता है भारत की सरकार एवं संसद, सभी राज्य की सरकारें एवं विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। तो कहाँ क्या पढ़ रहे हैं हम? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में किससे कहाँ दिया गया है? अनुच्छेद 12 से 35 में भाग 3 में दिया गया है, जिसमें भारत अनुच्छेद 12 के अंतर्गत इसमें आता है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा में इसके में निम्नलिखित निकाय शामिल हैं, जिसमें पहला आता है भारत की सरकार एवं संसद, दूसरा आता है सभी राज्यों की सरकार एवं विधानमंडल, तीसरा आता है सभी स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी इसके अंतर्गत आते हैं। अब पढ़ते हैं अनुच्छेद 13 के बारे में। अनुच्छेद 13 न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है। क्या होता है? न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कौन प्रदान करता है? अनुच्छेद 13 के तहत संविधान पूर्व विधियां तथा संविधानेतर विधियां उस मात्रा तक सीमित होंगी जिस मात्रा तक वे मूल अधिकारों से असंगत हैं। अनुच्छेद 13(2) में प्रयुक्त विधि के अंतर्गत सभी अधिनियम, अध्यादेश, आदेश, उपविधियां, नियम विनिमय, अधिसूचनाएं, रूढ़ियां, प्रथाएं आदि शामिल होती हैं। क्या क्या शामिल है अनुच्छेद 13(2) के तहत? विधि के अंतर्गत जिसमें सभी अधिनियम आएंगे, अध्यादेश आएंगे, आदेश आएंगे, उपविधियां आएंगी, नियम आएंगे, विनिमय, अधिसूचनाएं आएंगी, रूढ़ियां आएंगी, प्रथाएं आदि इसमें शामिल होंगे। अनुच्छेद 13(4) में कहा गया है कि अनुच्छेद 13 की कोई बात अनुच्छेद 368 के तहत किए गए जाने वाले संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी और इसे 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा जोड़ा गया था। अतः संविधान संशोधन अधिनियम को विधि नहीं माना जाता है। मूल अधिकारों को मोटे तौर पर 6 श्रेणियों में बांटा जाता है। तो अनुच्छेद 13 से अंतर्गत हम देखते हैं कि इसमें क्या विशेषता है। पहला है कि ये न्यायपालिका को की शक्ति प्रदान करती है तथा संविधान पूर्व विधियां तथा संविधानेतर विधियां उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा तक वे मूल अधिकारों को असंगत रखती हैं। तीसरा आता है अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत इसमें प्रयुक्त विधि का प्रयोग किया गया है, जिसके अंतर्गत सभी अधिनियम आएंगे, अध्यादेश, आदेश, उपविधियां, नियम विनिमय, अधिसूचनाएं, रूढ़ियां, प्रथाएं आदि इसमें शामिल रहेंगी। अनुच्छेद 13(4) में कहा गया है कि अनुच्छेद 13 की कोई बात अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी और 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा इसे जोड़ा गया था। अतः संविधान संशोधन अधिनियम को विधि नहीं माना जाता। तो इसमें ये कहा गया कि इसमें विधि नहीं माना जाता और इसमें विधि के अंतर्गत क्या क्या शामिल किया गया है? सभी अधिनियम, आदेश, अध्यादेश, उपविधियां, नियम विनिमय, अधिसूचनाएं, रूढ़ियां, प्रथाएं आदि शामिल की गई हैं। तो यहाँ पर हमारा 12वां अनुच्छेद कंप्लीट होता है, 13वां अनुच्छेद कंप्लीट होता है, जिसमें 12वें अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी गई है, जिसमें भाग 3 तरीके के जिसमें निम्न तरीके के निकाय शामिल है, जिसमें भारत की सरकार एवं संसद, सभी राज्यों की सरकारें व विधानमंडल और सभी स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत है, जो अनुच्छेद 12 में आते हैं। फिर आता है अनुच्छेद 13 जो न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है, जिसमें 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा इसे जोड़ा गया विधि शब्द को और संविधान संशोधन अधिनियम को विधि नहीं माना गया है इसके अंतर्गत। अब पढ़ते हैं मूल अधिकारों के मोटे तौर पर 6 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सी श्रेणी? संविधान में वर्णित मूल अधिकार में आते हैं जैसे समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच आता है, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत आता है, फिर आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह अनुच्छेद 23 से 24 के अंतर्गत आता है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के बीच आता है और संस्कृति और शिक्षा के संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 में आता है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत आता है।
तो ये संविधान के 6 प्रमुख अधिकार हैं, जिसमें समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा और संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल है। अब पढ़ते हैं समता के अधिकार में सबसे पहले अनुच्छेद 14 से 18 के बारे में। अनुच्छेद 14 क्या कहता है, इसके बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 14 कहता है कि अनुच्छेद 14 में विधि का शासन निहित है और यह संविधान का आधारभूत लक्षण भी है। इसमें नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत भी निहित है तथा व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है कि भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति, जिसमें गैर नागरिक और विधिक व्यक्ति शामिल है, को विधि के समक्ष समता का अधिकार उपलब्ध है। इसमें समता के अधिकार के अपवाद में आते हैं, जैसे विदेशी राजनयिकों को, अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को, और अनुच्छेद 105 के तहत संसद तथा अनुच्छेद 194 के तहत विधानमंडल को, अनुच्छेद 361 का के तहत प्रेस को। इसके अंतर्गत यह समानता के अधिकार के अपवाद आते हैं। अब आता है अनुच्छेद 15 के बारे में पढ़ते हैं। यह अनुच्छेद धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर किसी भी विभेद का प्रतिषेध करता है। यह अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध हो और यदि कोई विभेद इस अनुच्छेद में वर्णित आधारों से भिन्न किसी आधार पर किया गया हो तो वह असंवैधानिक नहीं होगा। जैसे इस सूची में जन्म स्थान का वर्णन किया है, किंतु यह विभेद निवास स्थान के आधार पर हो तो उसे अभेद नहीं होगा। अनुच्छेद 15(3) में यह स्पष्ट किया जाता है कि राज्य स्त्रियों और पुरुषों के लिए एक विशेष उपबंध करता है। अनुच्छेद 15(4) कहता है कि इसके अधीन राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए विशेष उपबंध पर कर सकता है। ऐसे विशेष प्रावधानों को अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं माना जाता है। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, पहला तो ये कि अनुच्छेद 15 क्या कहता है। अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी भी धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर किसी भी विभेद का प्रतिषेध करता है। यह केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध हो और यदि कोई विभेद इस अनुच्छेद के वर्णित आधारों में निम्न किसी आधार पर किया गया हो तो वह असंवैधानिक नहीं होगा। अब अनुच्छेद 15(3) क्या कहता है, यह स्पष्ट करता है कि राज्य स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। अनुच्छेद का जो 15(4) है वह 15(4) के अधीन राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए अनुसूचित जाति, जनजातियों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है, जिसमें अनुच्छेद 15 के अंतर्गत इसे उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तो यह कुछ विशेष श्रेणियों के लिए उपबंध कर सकता है, जिसमें अनुच्छेद 15 इसका उल्लंघन नहीं मानता है। अब पढ़ते हैं अनुच्छेद 16 के बारे में। यह अनुच्छेद के 5 खंड हैं, जिसमें पहले 2 खंड 16(4), 16(1) और 16(2) में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की गारंटी दी गई है, जबकि अनुच्छेद के 16(3), 4, 5 में साधारण अपवाद दिए गए हैं। तो पढ़ते हैं अनुच्छेद 16 के बारे में कि अनुच्छेद 16 का विस्तार कहाँ किया गया है। अनुच्छेद 16 का विस्तार सिर्फ तक है जो राज्य के अधीन है। गैर सरकारी संस्थाओं या निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा दिए जाने वाले पदों के संबंध में यह अधिकार लागू नहीं होता है। तो अनुच्छेद 16 का विस्तार कहाँ है, यह सिर्फ उन पदों तक है जो राज्य के अधीन है और गैर सरकारी संस्थाओं या निजी क्षेत्र में कंपनियों द्वारा दिए जाने वाले पदों के संबंध में यह अधिकार लागू नहीं होता है। इंदिरा साहनी के मामले में यह भी निर्धारित किया था कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं होगा, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 16(4) और 16(4) खा के तहत राज्य द्वारा आरक्षण प्रदान करने की शक्तियों में कुछ सीमाएं निर्धारित की, जिसमें आती हैं आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% होगी, क्रीमी लेयर का सिद्धांत होगा, पिछड़ेपन और प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता होगी और समग्र प्रशासनिक दक्षता की आवश्यकता जो अनुच्छेद 335 के अनुपालन में हो उसके अंतर्गत होते हैं। पिछड़े वर्गों की पहचान का न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है, यह इसके अनुच्छेद 16 के अंतर्गत कहा गया है। अनुच्छेद 16 के 5 खंड बताए हैं, जिसमें एक जो 16(1) और 16(2) जो है वह लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात करता है, गारंटी देता है, और 16(3) और 16(4) और 16(5) इसके साधारण अपवाद दिए हैं। जैसे अनुच्छेद 16 का विस्तार उन पदों तक है जो राज्य के अधीन है। इसमें इंदिरा साहनी के मामले में अभी निर्धारित किया गया था कि 50% से आरक्षण अधिक नहीं होगा, जिसमें 16(4) और 16(4) खा के तहत राज्य द्वारा आरक्षण प्राप्त करने की शक्तियों की कुछ सीमाएं निर्धारित की गई थी, जिसमें आती हैं आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% का होना, क्रीमी लेयर का सिद्धांत होना, पिछड़ेपन और प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता और समग्र प्रशासनिक दक्षता की आवश्यकता जो अनुच्छेद 335 के अनुपालन में हो
और इसमें पिछड़े वर्गों की पहचान का न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। यह अनुच्छेद 16 से संबंधित प्रावधान है। अब पढ़ते हैं अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 कहता है कि संविधान ने अभिव्यक्त रूप से अस्पृश्यता के अंत की घोषणा की है। तो अस्पृश्यता का अंत किस में किया गया है? अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत संविधान उपाधियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए राज्य को उपाधियां प्रदान करने से प्रतिबंधित करता है। यह प्रतिबंध केवल राज्य के विरुद्ध है और अन्य सार्वजनिक संस्थाएं जैसे विश्वविद्यालय आदि अपने नेताओं और गुणीजनों का सम्मान करने के लिए उन्हें उपाधियां सम्मान दे सकती है और राज्य को सेना या विद्या संबंधी सम्मान देने से नहीं रोका गया है। तो इसमें क्या बताया गया है? अनुच्छेद 17 में बताया गया है कि अस्पृश्यता के अंत की घोषणा करता है और अनुच्छेद 18 उपाधियों के दुरुपयोग होने से रोकने के लिए राज्य उपाधियां प्रदान करने के लिए प्रतिबंधित करता है। यह प्रतिबंध केवल राज्य के विरुद्ध होता है और अन्य सार्वजनिक संस्थाएं जैसे विश्वविद्यालय आदि अपने नेताओं गुणीजनों का सम्मान करने के लिए उन्हें उपाधियां या सम्मान दे सकता है, जिसमें राज्य को सेना या विद्या संबंधी सम्मान के लिए नहीं रोका गया है। ये अनुच्छेद 18 की विशेषता है, जिसमें समानता के अधिकार फिनिश होते हैं, जो समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। अब पढ़ते हैं स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक में है। अनुच्छेद 19 के बारे में, अनुच्छेद 19 में नागरिकों को 6 तरह की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जिसमें 19(1) में प्रदत्त इन 6 स्वतंत्रताओं पर अनुच्छेद 2 से 6 तक में युक्त निर्बंधन भी घोषित किए गए हैं। प्रेस की स्वतंत्रता, व्यवसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता, सूचना के अधिकार की स्वतंत्रता, फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार आदि इसी के अंतर्गत आते हैं। और अनुच्छेद 19(2) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्बंधन के आधार पर राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार, न्यायालय की अवमानना, मानहानि इसके अंतर्गत आती है। अपराध का उद्दीपन और भारत की संप्रभुता और अखंडता अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत आती है। कौन कौन आती है? राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार एवं सदाचार और न्यायालय की अवमानना, मानहानि, अपराध उद्दीपन और भारत की संप्रभुता और अखंडता इसके अंतर्गत आती है। न्यायिक निर्णयों के अनुसार सूचना के अधिकार का अनुच्छेद 1 में शामिल है और फिर भी स्थिति को और स्पष्ट करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार देता है। अब पढ़ते हैं अनुच्छेद 20 के बारे में। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है, जिसमें दोष सिद्धि के संबंध में अनुच्छेद 20 का पहला, 20 का दूसरा, 20 का तीसरा है। ये 3 तरीके के हैं, जिसमें दंड का प्रावधान अलग अलग तरीके से किया गया। 20 का क्लॉज 1 कहता है कि भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण और अपराध का निर्धारण कृत्य के समय की वृद्धि के अनुसार होगा, जो अनुच्छेद 20 का क्लॉज 1 कहता है। 20 का क्लॉज दूसरा आता है, जिसमें अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाता है। और 20 का जो तीसरा क्लॉज आता है, वह किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये तीनों इसके दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिए गए हैं। अब पढ़ते हैं अनुच्छेद 21 के बारे में। इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इस अनुच्छेद में व्यक्ति शब्द को उल्लेख हुआ है, अतः यह भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों पर भी लागू होता है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मूल संबंध ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था से है, जिसमें कुछ नोट दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में यथोचित विधि प्रक्रिया शामिल होगी और उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 का उदार निर्वाचन करते हुए अनेक अधिकारों को शामिल किया है, जिसमें आता है आजीविका का अधिकार, अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार, पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, निजता का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार, नींद का अधिकार या सोने का अधिकार और भोजन का अधिकार आदि इसके अंतर्गत आता है। तो इसमें पूछा जाता है कि भोजन का अधिकार किसके अंतर्गत आता है, शिक्षा पाने का अधिकार किसके अंतर्गत आता है और पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार किसके अंतर्गत आता है। तो यही सभी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आते हैं। अब पढ़ते हैं अनुच्छेद 22 के बारे में कि अनुच्छेद 22 के तहत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया। दंडात्मक निरोध या गिरफ्तारी इसलिए की जाती है कि किसी व्यक्ति पर कोई अपराध करने का संदेह है या नहीं उस अपराध पर सिद्ध हो गया है, अतः उसे कारावास में रखे जाने की जरूरत है। निवारक निरोध इससे भिन्न है। इनमें किसी अनुचित कृत्य को किए जाने के कारण व्यक्ति को निरुद्ध नहीं किया जाता, बल्कि इसके लिए किया जाता है कि वह अनुचित कृत्य ना कर सके। जिस व्यक्ति के संबंध में यह संभावना होती है कि वह कानून व्यवस्था की क्षति पहुंचा सकता है, उसे अपराध करने से पहले ही निषिद्ध या
निरुद्ध कर लेना निवारक निरोध कहलाता है। जब किसी व्यक्ति को निवारक निरोध की विधि के किसी अधीन गिरफ्तार किया जाता है तो सरकार ऐसे व्यक्ति को केवल 3 मास तक की अभिरक्षा के निरुद्ध कर सकती है, और यदि वह गिरफ्तार व्यक्ति को 3 मास से अधिक के लिए निरुद्ध करना चाहती है तो उसे सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना होगा, और यह सलाहकार बोर्ड उच्च न्यायालय की वर्तमान या भूतपूर्व न्यायाधीशों या उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बन सकने की अर्हता रखने वाले व्यक्तियों से मिलकर ही बनेगा। इस प्रकार निरुद्ध व्यक्ति को यथाशीघ्र निरोध के आधार पर संसूचित किए जाएंगे, और किंतु वे तथ्य प्रकट नहीं किए जाएंगे जिन्हें प्रकट करना निरोधक प्राधिकारी लोकहित के विरुद्ध समझता है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है कि निरुद्ध व्यक्ति को निरोध के आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए शीघ्र अवसर दिया जाना चाहिए, और संसद को यह शक्ति दी जाती है कि वह निवारक निरोध की अधिकतम अवधि कितनी होगी यह विहित करे। और अनुच्छेद 22 का प्रयोग करते हुए संसद ने निवारक निरोध से संबंधित कई कानून बनाए हैं, जिसमें उदाहरण के तौर पर मीसा और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। यह अनुच्छेद 22 के अंतर्गत है। अब पढ़ते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 से 26 में है। अनुच्छेद 23 के बारे में अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम के निषेध की बात करता है। यह अधिकार नागरिकों तथा गैर नागरिकों दोनों को उपलब्ध है, और यह किसी व्यक्ति को न केवल राज्य के खिलाफ बल्कि व्यक्तियों के खिलाफ भी सुरक्षा प्रदान करता है। मानव दुर्व्यवहार शब्द में शामिल है, जिसमें मनुष्यों का क्रय विक्रय, महिलाओं और बच्चों का अनैतिक दुर्व्यवहार और वेश्यावृत्ति भी शामिल है। दास प्रथा का कोई भी रूप हो इसमें शामिल है। इस तरह इन कृत्यों को दंडित करने के लिए संसद ने अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम 1956 बनाया है, तो यह अनुच्छेद 23 के तहत है। अब पढ़ता है अनुच्छेद 24 के बारे में। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन के प्रतिबंध लगाया गया है, इससे संबंधित है, जिसमें 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। तो इसमें अनुच्छेद 23 क्या कहता है, मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का निषेध करता है, और अनुच्छेद 24 बच्चों के कारखानों में नियोजन में लगाने के लिए प्रतिबंध की मनाही करता है, अनुच्छेद 24 है। अब आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 में है, जिसमें अनुच्छेद 25 किसी भी व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को मानने, आचरण करने या प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। राज्य को इस बात की अनुमति देता है कि वह धार्मिक आचरण से संबंधित किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक एवं लौकिक क्रियाकलाप का नियमन या निर्बंधन करे, और राज्य सामाजिक कल्याण एवं सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अन्य अनुभागों के लिए खुले। तो यह अनुच्छेद 25 के अंतर्गत इसकी व्याख्या है। अब पढ़ते हैं 26 में। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान करता है, हालांकि लोक व्यवस्था, सदाचार तथा स्वास्थ्य के आधार पर युक्त निर्बंधन को आरोपित किए जाते हैं। अनुच्छेद 27 कहता है कि किसी व्यक्ति को ऐसे करों का संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसके आगम किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण से व्यय करने के लिए निर्दिष्ट रूप से विनियोजित किए जाते हैं, जिसमें नोट के रूप में देख सकते हैं कि अनुच्छेद 17 कर लगाने के निषेध करता है और शुल्क लगाने का नहीं करता है। अनुच्छेद 28 के संदर्भ में यह कहता है कि राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में उपस्थित होने वाले व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति ने या यदि वह अवयस्क है तो उसके संरक्षण ने इसके लिए अपनी सहमति नहीं दे दी है। पूर्णतः राज्य से वित्त पोषित किसी संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो यह धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित आर्टिकल रहे। कौन कौन से? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27 और अनुच्छेद 28। अब पढ़ते हैं संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो अनुच्छेद 29 और 30 में है। अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात करता है। भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाले किसी शिक्षण संस्था में प्रवेश में किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। अल्पसंख्यक वर्ग में अल्पसंख्यक वर्ग शब्द के सापेक्ष शब्द हैं और इन भाषाई तथा धार्मिक समूहों को निर्देशित करता है जिनकी संख्या राज्य की कुल जनसंख्या के आधे से कम है। अब पढ़ते हैं अनुच्छेद 30 के बारे में। अनुच्छेद 30 कहता है कि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार होता है।
या धर्म या भाषा के आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। राज्य द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षण संस्था को किसी भी संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए निर्धारित क्षतिपूर्ति रकम से उनके लिए प्रत्याभूत अधिकार निर्बंधित या निराकृत नहीं होंगे और राज्य अल्पसंख्यक द्वारा प्रबंधित शिक्षण संस्थाओं को सहायता देने में विभेद नहीं करेगा। यहाँ पर हमारा ये वाला संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित आर्टिकल फिनिश होता है, जो अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों में संरक्षण के बारे में बात करता है और अनुच्छेद 30 शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने अल्पसंख्यकों के बारे में अधिकार की बात करता है। अब पढ़ते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत है। संविधान ने मूल अधिकारों के परिवर्तन और के लिए रिटें निकालने की शक्ति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को दी है, जो अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत आते हैं। अनुच्छेद 32 कहता है कि मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए एक प्रत्याभूत उपचार प्रदान करता है, जो यह उपचार एक मूल अधिकार है जो यह 3 भाग में सम्मिलित है। उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का संरक्षण और प्रत्याभूतिदाता बनाया गया है, जो सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त करने के लिए दिए गए आवेदनों को तकनीकी आधार पर ग्रहण करने से मना नहीं कर सकता है। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि अनुच्छेद 32 द्वारा दी गई न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, अतः इसे संविधान संशोधन द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता है। तथा अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट के तहत रिट जारी कर सकता है, जिसके अंतर्गत रिटें आती हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा आती है, जिसमें अनुच्छेद 32(3) में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी अन्य न्यायालय को भी इन रिटों को जारी करने का अधिकार दे सकता है। हालांकि संसद ने अभी तक ऐसा नहीं किया है। अब पढ़ते हैं रिट अधिकारिता के बारे में। उच्चतम या उच्च न्यायालय की क्या क्या प्रावधान रहे हैं। उच्चतम न्यायालय का है कि केवल मूल अधिकारों के क्रियान्वयन होने पर यह रिट जारी कर सकता है और किसी भी व्यक्ति या सरकार के विरुद्ध रिट के जारी करने की शक्ति है और रिट न्याय क्षेत्र को नकार नहीं सकता है। और उच्च न्यायालय के अंतर्गत यह मूल अधिकार के अलावा सामान्य कानून के लिए भी लागू कर सकता है तथा सिर्फ अपने राज्य के व्यक्ति या अपने राज्य के भी क्षेत्र के भीतर जो है उसके लिए उच्च न्यायालय की शक्तियाँ हैं तथा रिट न्याय क्षेत्र को नकार नहीं सकता है और सर्वोच्च न्यायालय नकार भी सकता है। इसमें रिट जारी करने के लिए निम्नवत दिए गए हैं, जिसमें पहला आता है हैबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन सभी से कि बंदी प्रत्यक्ष जो रिट कौन कौन सी हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। इसमें 5 तरीके की रिट जारी की जाती हैं, जिसमें से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जिसमें पहली रिट पढ़ते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कॉर्पस। इसके इंग्लिश नाम भी पूछे जाते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का इंग्लिश नाम क्या है, या फिर ऐसा पूछते हैं कि हैबियस कॉर्पस क्या है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हैबियस कॉर्पस एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है शरीर प्राप्त करना। यह रिट एक आदेश के रूप में है जिसमें उस व्यक्ति को जिसमें किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध निरुद्ध किया गया है यह आदेश दिया जाता है। वह उसे न्यायालय के समक्ष उपस्थित करे जिससे न्यायालय यह जान सके कि उसे कोई क्यों निरुद्ध किया गया है और यदि बंदी रखने की विधिक औचित्य नहीं है तो उसे मुक्त कर सके। और यह रिट सार्वजनिक प्राधिकरण और प्राइवेट व्यक्ति के दोनों के खिलाफ जारी होती है और अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल में भी यह रिट निलंबित नहीं होती है। तो इसमें क्या इसकी विशेषता है कि इसमें है कि साथ शरीर किसी व्यक्ति को न्यायालय में पेश करना। और उसके बाद आता है कि यह रिट सार्वजनिक प्राधिकरण हो या प्राइवेट व्यक्ति दोनों के खिलाफ जारी की जाती है और अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल में भी यह रिट को निलंबित नहीं हो सकती है। परमादेश के बारे में, परमादेश रिट में का शब्दार्थिक अर्थ होता है आदेश देना, हम आदेश देते हैं। यह उपचार न्यायालय के विवेकाधीन होता है जिसमें लोक प्राधिकारी को यह संबोधित होता है कि उसे अपेक्षा होती है कि वह उस सार्वजनिक कर्तव्य को करे जिसे करने से उसने इनकार किया है और जो किसी अन्य पर्याप्त विधिक उपचार के लिए कराया नहीं जा सकता है। प्रतिषेध के बारे में, प्रतिषेध का अर्थ होता है रोकना। रोकना इसे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों या न्यायिक निकायों को अपने न्याय क्षेत्र की अधिकारिता से इतर कुछ कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। इस रिट का उद्देश्य यह है कि यह अधीनस्थ न्यायालय अपनी अधिकारिता की सीमा में रहे। और प्रतिषेध और परमादेश की रिटों में अंतर यह है कि परमादेश रिट कुछ करने का समादेश करती है जबकि प्रतिषेध रिट कुछ करने का रखने से रोकती है।
उत्प्रेषण के बारे में, उत्प्रेषण का शब्दार्थिक अर्थ होता है प्रमाणित करना या सूचना देना होता है। यह वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के न्यायिक निकायों को तब जारी किया जाता है जब इस बात का संशय होता है कि न्यायालय ने अपनी अधिकारिता से बाहर जाकर कोई निर्णय दिया है और यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है। परमादेश न्यायिक अधिकारियों और प्रशासनिक प्राधिकारियों दोनों के विरुद्ध उपलब्ध है, जबकि प्रतिषेध और उत्प्रेषण रिटें केवल न्यायिक प्राधिकारियों के विरुद्ध ही निकाली जाती हैं। अब अधिकार परीक्षा के बारे में, अधिकार परीक्षा शब्द का शब्दार्थिक अर्थ किसी प्राधिकृत या वारंट के द्वारा होता है। इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के सार्वजनिक कार्यालय में अपने पद के दावे की जांच के लिए किया जाता है और तथा वह किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अधिकार को रोकता है। इसे मंत्रित्व कार्यालय या निजी कार्यालय के लिए जारी नहीं किया जाता है। तो हमने कौन कौन सी पढ़ी, इसमें 5 तरीके की रेट पढ़ी, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसका अर्थ होता है शरीर प्राप्त करना, परमादेश जिसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, प्रतिषेध का अर्थ होता है रोकना, उत्प्रेषण का अर्थ होता है सूचना देना या प्रमाणित करना और अधिकार परीक्षा का अर्थ होता है किसी प्राधिकृत या वारंटी के द्वारा इसका ये अर्थ होता है। और इसके संदर्भ को हमने देखा। अब पढ़ते हैं हम अनुच्छेद 32(3) या अनुच्छेद 32 का क्लॉज 3 क्या कहता है। संसद सर्वोच्च न्यायालय को दी गई शक्तियों पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले यदि चाहे तो अनुच्छेद 32(2) में दी गई शक्तियों में से किन्हीं या सभी का विचार किसी अन्य न्यायालय को कर सकती है। या इसमें किसी अन्य न्यायालय का अर्थ है उच्च न्यायालय से भिन्न न्यायालयों में किया जा सकता है। अनुच्छेद 32(4) या 32 का क्लॉज 4 अनुच्छेद 352 के तहत आपात उद्घोषणा के दौरान राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 में दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए अनुच्छेद 32 के तहत मिले अधिकारों को निलंबित कर सकता है। अब पढ़ते हैं अनुच्छेद 32 के बारे में, अनुच्छेद 33 के बारे में। अनुच्छेद 33 क्या कहता है। अनुच्छेद 33 संसद सशस्त्र बलों, पुलिस, खुफिया ब्यूरो, दूरसंचार प्रणाली में नियोजित व्यक्तियों को उनके कर्तव्यों का उचित पालन सुनिश्चित करने और उनमें अनुशासन बनाए रखने के लिए मूल अधिकारों से वंचित कर सकती है या युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। अनुच्छेद 34 क्या कहता है। इसके तहत जब किसी क्षेत्र या सेना विधि या सैन्य शासन प्रवृत्त हो तो मूल अधिकारों पर निर्बंधन लगाया जा सकता है। और अनुच्छेद 35 के तरह 35 को यह शक्ति प्राप्त हुई कि वह मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए दंड विहित करे और इसके लिए कानून बनाए और यह अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त नहीं होता है। यहाँ पर हमारा मूल अधिकार से रिलेटेड टॉपिक फिनिश होता है, जिसमें हमने पढ़ा है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के बारे में, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक में है, जिसमें 12 में राज्य की परिभाषा और 13 में विधि शब्द के उल्लेख किया गया। और अनुच्छेद जो 14 से 32 तक में है वह विभिन्न तरीके से दिया गया है, जिसमें समता के अधिकार को 14 से 18 के बीच बताया है, स्वतंत्रता के अधिकार को अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में, शोषण के विरुद्ध अधिकार को अनुच्छेद 23 और 24 में, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार को अनुच्छेद 25 से 28 में और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार को अनुच्छेद 29 से 30 में और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत बताया है। जिसमें अनुच्छेद 33 को ये संसद सशस्त्र बलों, पुलिस, खुफिया बलों, दूरसंचार प्रणाली में नियोजित व्यक्तियों को अपने कर्तव्यों का उचित पालन सुनिश्चित करने और उनको अनुशासन बनाए रखने के लिए मूल अधिकारों से वंचित कर सकती है, युक्त प्रतिबंध लगा सकती है, अनुच्छेद 33 कहता है। और अनुच्छेद 34 जो होता है वह सेना विधि या सैन्य शासन प्रवृत्त हो और मूल अधिकारों पर निर्बंधन लगाया जा सकता है इसके तहत। और अनुच्छेद 35 संसद को यह शक्ति देता है कि वह मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए दंड विहित करे, इसके लिए कानून बनाए और यह अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त नहीं होते हैं। यहाँ पर हमारा मौलिक अधिकार का टॉपिक फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। राज्य के नीति निर्देशक को भारतीय संविधान के में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं बनाए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के अंतर्गत दिया गया है, जिसमें अनुच्छेद 36 से 51 में दिया गया है जो मूल अधिकारों से भिन्न ये न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं और ये वस्तुतः राज्य के नैतिक निर्देश होते हैं ताकि यह राज्य के मूलभूत आदर्शों को प्राप्त कर सके। और इसमें कुछ संशोधन भी किए गए हैं जो निम्नवत हैं, जिसमें पहला संशोधन पढ़ते हैं 42वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 39 का, 43 का और 48 का को जोड़ा गया है। तो अनुच्छेद ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 42वें संविधान संशोधन के तहत नीति निर्देशक तत्वों में कौन कौन से अनुच्छेद जोड़े गए, 44वें संविधान संशोधन के तहत कितने कौन से अनुच्छेद जोड़े गए और 46वें, या फिर ऐसा पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक में कितने कौन कौन से संशोधन हुए हैं। तो हम पढ़ते हैं
जिसमें पहला आता है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के बारे में। तो यह 43 का और 48 का इसमें जोड़े गए हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत अनुच्छेद 38 की परिभाषा में संशोधन किया गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 21 का में शिक्षा के अधिकार को शामिल किए जाने के बाद अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल और शिक्षा का कर्तव्य राज्य को अधिरोपित किया गया है। और 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा अनुच्छेद 43 खा को अंतः स्थापित किया गया है। तो कौन कौन से संविधान संशोधन है? 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन और 97वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2011 द्वारा अनुच्छेद 43 खा को अंतः स्थापित किया हुआ है। अब पढ़ते हैं संविधान में विद्यमान नीति निर्देशक तत्व या डीपीएसपी के बारे में। यह वर्तमान में संविधान के भाग 4 में शामिल है, जिसमें सभी अनुच्छेद और मूल विषय वस्तु को इस प्रकार से दिखाया गया है। जिसमें पढ़ते हैं अनुच्छेद 36 क्या कहता है। अनुच्छेद 36 नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा जो लगभग वही है जो मूल अधिकारों के संदर्भ में राज्य के लिए दी गई है। तो मूल अधिकारों के संदर्भ में जो राज्य के लिए परिभाषा दी गई है उसमें कौन कौन से निकाय शामिल हुए आते हैं राज्य की परिभाषा में? भारत की सरकार एवं संसद, सभी राज्यों की सरकारें एवं विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। अब पढ़ते हैं अनुच्छेद 37 के बारे में। अनुच्छेद 37 क्या कहता है? इस भाग में दिए गए तत्वों को न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय न होते हुए भी देश के शासन में मूलभूत होना है, यह अनुच्छेद 37 कहता है। अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा ताकि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो सके। अनुच्छेद 38(2) कहता है कि यह आय, सुविधाओं, अवसरों की असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करता है। इसी तरह अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीतियां विशेषता जो सामाजिक, आर्थिक न्याय से संबंधित नीतियां हैं, जैसे अनुच्छेद ए का क्लॉज ए में कहा गया है कि पुरुषों व स्त्रियों को आजीविका के पर्याप्त साधनों का समान अधिकार। अनुच्छेद 39 का बी में कहा गया है, क्लॉज बी में कहा गया है कि समाज के भौतिक संसाधनों का उचित स्वामित्व एवं वितरण। अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि अर्थव्यवस्था में धन एवं उत्पादन के साधनों के कार्य केंद्रीकरण का निषेध। और अनुच्छेद डी में 39 क्लॉज डी में पुरुषों एवं स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 39 में पुरुषों एवं स्त्रियों, श्रमिकों तथा बच्चों को मजबूरी में आयु या शक्ति की दृष्टि से प्रतिकूल रोजगार में जाने से बचाना। 39F में 39 क्लॉज 39F में बच्चों को गरिमा के साथ विकास का अवसर देना और शोषण से बचाना है। यह इसमें मुख्य 6 नीतियाँ दी गई हैं जो विभिन्न क्लॉजों के माध्यम से ABCDEF से जोड़ी गई हैं। अब पढ़ते हैं अनुच्छेद 39 का के बारे में। यह समान अवसर के आधार पर न्याय देना, निःशुल्क विधिक सहायता और उपलब्ध कराना ताकि गरीबों को अन्याय का शिकार न होना पड़े, यह अनुच्छेद 39 का कहता है। अनुच्छेद 40 यह ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 41 यह कुछ विशेष दशाओं में बुढ़ापे, बेरोजगारी, बीमारी या अशक्तता की दशा में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार के बारे में कहता है। अनुच्छेद 42 काम की असंगत या न्याय मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करता है। अनुच्छेद 43 यह कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी, अशिष्ट जीवन स्तर एवं अवसर की व्यवस्था करना तथा कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, इसके बारे में कहा गया। अनुच्छेद 43 का जो कहता है वह उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों को भाग लेने के लिए उपयुक्त विधान बनाना है। अनुच्छेद 43 खा में सहकारी समितियों की स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त प्रचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा पेशेवर प्रबंधन को प्रोत्साहित करता है। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास करता है। अनुच्छेद 45 शिशुओं को देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा देने के प्रयास करता है। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अन्य अर्थ में सभी हितों की अभिव्यक्ति करना तथा हर तरह के शोषण या सामाजिक अन्याय से उनकी रक्षा करना है। और अनुच्छेद 47 के तहत यह लोगों को पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य पर सुधार करने के प्राथमिक कर्तव्य मानना और मादक पेयों तथा हानिकर नशीले पदार्थों के सेवन पर प्रतिषेध करने का प्रयास करना है। और अनुच्छेद 48 के तहत यह कृषि और पशुपालन का संगठन आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों के अनुसार करना तथा गायों, बछड़ों व अन्य दुधारू व वाहक पशुओं की नस्लों का सुधार करना तथा उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाना है।
अनुच्छेद 48 का कहता है पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करना। अनुच्छेद 49 कहता है कि यह राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करेगा। अनुच्छेद 50 यह राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण के लिए कदम उठाता है। और अनुच्छेद 51 यह अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिव्यक्ति, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत सम्मानपूर्ण संबंधों तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से निपटाने के लिए प्रोत्साहन को देने का प्रयास करता है। यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं, जो संविधान के भाग 4 के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें पढ़ते हैं हम मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कुछ भिन्नताएं कि इसमें क्या अंतर है। जैसे मूल अधिकार परिवर्तनीय होते हैं और नीति निर्देशक तत्व परिवर्तनीय नहीं है। इनकी प्रकृति मूल अधिकार की नकारात्मक होती है क्योंकि यह राज्य की शक्ति सीमित होती है, और इनकी प्रकृति सकारात्मक होती है जो राज्य के कर्तव्य पर आरोपित होती है। और जो मूल अधिकार है वह राजनीतिक लोकतंत्र का आदर्श है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्थिक लोकतंत्र का आदर्श है। और मूल अधिकार अधिकांश मूल अधिकार स्वतः लागू होते हैं, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व लागू करने के लिए समुचित कानून की आवश्यकता होती है। मौलिक अधिकार पर युक्तियुक्त निर्बंधन लागू होते हैं और यह निर्बंधनों से मुक्त होते हैं। इनका अनुपालन व्यक्तिगत जागरूकता पर निर्भर करता है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का लागू करने की जिम्मेदारी राज्य की होती है। अब पढ़ते हैं संविधान के अन्य भागों से उल्लेखित नीति निर्देशक तत्व, जिसमें देखते हैं कि संविधान के कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो नीति निर्देशक तत्वों की तरह ही निर्देश देते हैं और प्रतीत होते हैं। पढ़ते हैं अनुच्छेद 335। अनुच्छेद 335 कहता है कि संघ या राज्यों के कार्यों से संबंधित सेवाओं, अधीन पदों की नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखना। और अनुच्छेद 350 का क्या कहता है? भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं मुहैया कराना। 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश देता है। यहाँ पर संविधान से अन्य भागों के उल्लेखित निर्देशक तत्व हैं, जिनमें अनुच्छेद 335 आता है, अनुच्छेद 350 का आता है, 351 आता है। यहाँ पर हमारा राज्य के नीति निर्देशक का टॉपिक फिनिश होता है, जिसमें हमने भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 तक देखे, और इसमें अन्य अधिकार के अनुच्छेद जैसे 335 और 350 का और 351 जो संविधान के अन्य भागों से भी नीति निर्देशक तत्व की कंडीशन को फुलफिल करते हैं, उनके बारे में देखा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं मूल कर्तव्य के बारे में। तो मूल कर्तव्य में पढ़ते हैं वस्तुतः मूल कर्तव्यों के पूरक होते हैं। जो कर्तव्य अधिकारों को पूरक होते हैं, मौलिक अधिकारों के पूरक होते हैं, जो साम्यवादी देशों में मूल्य कर्तव्यों पर जोर देने की परंपरा रही है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4 का में अंतः स्थापित किया गया, और तथा 51 का में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता या संरक्षक स्वयं पर आश्रित बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करते हैं, तथा मूल कर्तव्य न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। यह मूल कर्तव्य की मेजर विशेषता है। अब पढ़ते हैं मूल कर्तव्य के क्या कौन कौन से हैं, इनके बारे में। मूल कर्तव्य में भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्यों के बारे में चर्चा की गई है, जिसमें भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि पहला मौलिक कर्तव्य आता है 51(1)(a) में संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, राज संस्थानों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे, ये पहला आएगा। दूसरा आता है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजो रखने और उसका पालन करे। तीसरा आता है देश की रक्षा करे, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। ये चौथा है। तीसरा है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और अक्षुण्ण रखे। 5th नंबर पर आता है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे। 7वां आता है हमारी सांस्कृतिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उनका परीक्षण करे। नेक्स्ट आता है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसमें अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव है, रक्षा करे और उसका संवर्धन एवं प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। नेक्स्ट आता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। और नेक्स्ट है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे, हिंसा से दूर रहे।
इसके नेक्स्ट में आता है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। और इसका जो अंतिम है वो आता है जो माता पिता या संरक्षक हो उसे 6 से 14 वर्ष की अथवा स्थिति अपने बच्चों तथा प्रतिपालक को शिक्षा प्राप्त करने के लिए अवसर प्राप्त प्रदान करेंगे। एक पूरे मौलिक अधिकार को दिया मौलिक कर्तव्य को दिया गया है जो 51 का के अंतर्गत है, जिसमें ABCD करके पूरा सीक्वेंस है, जिसमें ये पूरा 11 है, जिसमें मूल संविधान में 10 थे तथा 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें 11वां जोड़ा गया। और यह कहाँ से लिया, यह स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर इनका अंतः स्थापित किया गया है। संविधान के भाग 4 काम है। यहाँ पर हमारे तीनों टॉपिक मौलिक अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य फिनिश होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम संघीय कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे। और भी इसी तरीके के वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।